मामला था तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सहमी हुई दिखाई दे रही थी, ये आप सबने देखा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कहीं से भी डरे हुए, सहमे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि मुझे भले जेल में रखो लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। छोटी मोटी बात नहीं। आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, किस रूप में आप कैसे देखते हैं आज जब एक तरफ राहुल गांधी की सजा सुनाई जा रही थी, सजा सुनाना क्या, सजा सुनाई जा चुकी है, खारिज, याचिका खारिज कर दी गई, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे जहां पर आप हैं और भ्रष्टाचार पे वहां प्रवचन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने लगभग वही भाषण दिया जो मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था, खाली पेट्रोल का भाव भर नहीं गिनाया। वो एक बात बताना भूल गए कि इस 5 साल के टेन्योर में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों और विभिन्न योजनाओं के चलते उन्हें 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जो उन्हीं की सरकार ने दिए हैं। मतलब उनकी सरकार ने भी माना है कि कई ऐसे काम हैं भूपेश बघेल सरकार के जो देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। मिलेट मिशन की बात उन्होंने अपने मन की बात में भी की थी। मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ ने पैदा किया है, छत्तीसगढ़ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो उसका जवाब यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी दे दिया है कि जो 32,000 करोड़ रुपए का राशन घोटाला है रमन सिंह की सरकार के समय का, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। जो एक अगस्ता हेलीकॉप्टर का घोटाला है, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। पनामा पेपर्स में रमन सिंह के पुत्र जी का नाम था, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। तो ये तो भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई किसी पर भी कभी भी कीचड़ उछाल सकता है, कोई इसका जवाब नहीं देता है। रही बात राहुल गांधी की सजा के बारे में, निश्चित रूप से बड़ा अप्रत्याशित टाइप का फैसला है, लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी होती है कि जो मीडिया राहुल गांधी से बहुत परहेज करता था, उसे मजबूरन उन्हें लाइमलाइट में दिखाना पड़ रहा है। चाहे आप किसी भी तरह से दिखाएं, वो तो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी क्या है। इस देश का पुरातन इतिहास देख लें अपन, तो राम या कृष्ण या कलयुग में भी कह सकते हैं, जब भी व्यक्ति विक्टिम होता है तब उसे जनता पसंद करने लगती है। खुद मोदी जी भी इसका इस्तेमाल कई बार करते हैं कि मुझे इंचान पे गाली दे दी, मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे पिछड़ा कह रहे हैं, मुझे चाय वाला बोलते हैं। ये सारे 2014 के जो जुमले थे, उन्होंने मोदी को लोकप्रिय ही बनाया था उस समय। आज वही काम राहुल गांधी के साथ हो रहा है। नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई में वो बहुत आगे चले गए हैं। नैतिक रूप से सरकार पतन के रास्ते पर है और राहुल गांधी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। नैतिकता की लड़ाई कृष्ण के जमाने में भी हुई। उनके अपने मामा ने उन्हें जेल भेज दिया, जेल में उनका जन्म हुआ। फिर सारी दुनिया जानती है कि वो भगवान कब बने, जब उन्होंने अपने मामा का वध कर दिया। राम भी वनवास जाने के पहले तक भगवान नहीं थे, जब वो विक्टिम हो गए भगवान बन गए। उसी तरह इंदिरा गांधी के साथ भी किया गया। उन्हें आपातकाल के मामले में जेल भेजा गया। 2.5 साल में आपातकाल को भूल गई जनता और इंदिरा गांधी की जोरदार वापसी हो गई। ये दिखाता है कि हम जब अनैतिकता और नैतिकता की लड़ाई लड़ते हैं तो इस देश की जनता भले ही कुछ पहचाने या ना पहचाने, इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। वो जानती है कौन अहंकारी है, कौन नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है। और लोकतंत्र के लिए जनता का इतना जागरूक होना काफी होता है। और वह जब भी फैसले लेती है तो लद्दाख से लेकर हमारे बस्तर के अबूझमाड़ तक एक समान फैसला आता है। फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है या वो क्या कर रहा है। और जहां तक ये धर्म की लड़ाई है, तो न्याय का जो क्षेत्र है वो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जैसा है
न्याय के क्षेत्र में जब भी आप अन्याय करेंगे वो जनता को बहुत तेजी से समझ में आ जाता है। ये सबको दिख रहा है कि गुजरात में अगर ये केस नहीं होता, किसी अन्य राज्य में होता, तो शायद लोअर अदालत में ही इसका फैसला हो गया होता। लेकिन अब ये फैसला आएगा उस सुप्रीम कोर्ट में जिसने प्रशांत भूषण जी को मानहानि के मुकदमे में सजा दे दी थी, और सजा लेने वाला तैयार था कि मुझे सजा दे दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, आपको जो करना है कर लो। लगभग वैसी ही स्थिति फिर निर्मित हो रही है। कहने वाला फिर पहले से ही कह रहा है कि मुझे सजा दे दो, भेज दो जेल, लेकिन माफी तो नहीं मांगूंगा, और जो कर रहा हूं वो करता भी रहूंगा। तो आप पार्लियामेंट से उसको बाहर करके क्या बिगाड़ ले पा रहे हैं? पार्लियामेंट को तो आप म्यूट कर देते हैं, उन्होंने जो कहा था उसको कार्यवाही से निकाल देते हैं, तो पार्लियामेंट में बोल के भी फायदा क्या है? लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर होकर के जो राहुल गांधी ने किया है, उसकी प्रत्याशा शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा दिन नहीं है भारत में जिस दिन से उनका लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा ना उठा हो, जिनसे इनकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ी हो। बहुत अजीब सी बात है कि जिस कार्ड को खेल करके आप सत्ता में आए थे, वो कार्ड आपने दूसरे के हाथ में थमा दिया, और वो कार्ड को राहुल गांधी इस समय बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे यूसीसी लाकर आप एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ से खोने जा रहे हैं। जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा उस दिन आप क्या बोलेंगे? जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे उस दिन आप क्या बोलेंगे? जिस दिन आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी उसके बाद आपने क्या कर लिया? सवाल वही है कि आप विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे रहे हैं, सामने वाले को लाइमलाइट में ला रहे हैं, मान रहे हैं कि वो आपका प्रतिद्वंदी है और शिकस्त देने की स्थिति में है। राजीव जी, बिल्कुल, और परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि राहुल की सजा से बदल गई है 2024 की तस्वीर, बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। कैसे बदल रही है, और ये सजा जब और अगर जैसा कह रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कहा जाए कि चलिए आप माफी मांग लीजिए या एक छोटी सी सजा सुना दी जाए, कुछ रुपए की सजा सुना दी जाए, ऐसा भी अगर हो तो वो भी राहुल गांधी नहीं मानेंगे, ये तो तय मानिए। राहुल गांधी न यहाँ माफ़ी मांगने वाले हैं और न कोई भी जुर्माना अदा करने वाले हैं। तो फिर क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। और अगर वो जेल जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी? अगर एक दिन के लिए भी राहुल गांधी जेल चले गए, अमलेंदु उपाध्याय जी राजनीति को कहां देखते हैं? फिर क्या इंदिरा गांधी का इतिहास दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1977 का? राजीव जी, वो 70 का इतिहास दोहराया जाए या ना दोहराया जाए वो तो अलग की बात है, लेकिन मुझे डर दूसरा लग रहा है कि जो पिछले चुनाव से पहले भक्तगण चौकीदार बने थे वो कहीं चोर ना बन जाए, निकले ना लग जाए अपने ट्विटर बायो में मैं भी चोर। ये खतरा मुझको लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें उठेंगी इसके बाद तो नारे जो लगेंगे वो आप समझ सकते हैं कि अब नारे क्या लगेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को सजा किस बात पे, बार बार बात तो ये उठेगी ना, जनता पूछेगी कि सजा किस बात पे है, मतलब राहुल गांधी जेल क्यों गए, तो जेल क्यों गए तो बात आएगी राहुल गांधी ने चोर कहा है किसी को, किसको चोर कहा है, फिर वो बात आएगी किसको चोर कहा है। अब राहुल गांधी ने सारे मोदियों को तो चोर कहा नहीं कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। तो ये बड़ा एक मसला जो हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की राजनीति करके अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है और अपने लिए रास्ता जो है वो खुद दुश्वार कर रही है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा इस सब कामों के लिए। राहुल गांधी ने अगर कोल्हार की सभा में कुछ बोल दिया था तो लोग भूल गए थे कि कहाँ कोल्हार है और कहाँ राहुल गांधी क्या बोल के आए थे, लेकिन जैसे ही सजा का ऐलान हुआ वैसे ही लोग जो थे वो खोज के ढूंढने लगे कि राहुल गांधी ने आके बोला क्या था। अब जब आने लगी सामने चीजें तो सामने आएगी बोला क्या था। अब जो है या तो फिर कहा जाए कि नहीं भाई ठीक है, आप जो है इनको चोर नहीं कह सकते, राहुल गांधी जो है इनको चोर नहीं कह सकते, नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को और कौन कौन जो है वो ललित मोदी, इन सबको चोर नहीं कह सकते, ये कोई भी जो देश का पैसा लेकर के यहाँ से बाहर नहीं गया है। या तो फिर ये कहा जाए, और अगर सजा होती है राजीव इस बात पे मोहर लग जाएगी कि इसका मतलब फिर इन लोगों को चोर नहीं कहा जा सकता, ये भारत के बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं, फिर इसके बाद जो है इसमें मोहर लग जाएगी। हाई कोर्ट का आदेश जो राजीव जी वो जिस तरीके से पढ़ा है जज साहब ने आदेश जो है वो साफ जाहिर करता है कि जज साहब जो है वो न्याय से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। हालांकि टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि जज साहब ही कर रहे हैं राजनीति तो हमको जो उसका विश्लेषण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर ये भी एक डिफेमेशन का केस बनता हो तो लगा 10 साल इसमें भी एक डिफेमेशन का केस, वरना वीर सावरकर शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता सबको क्यों पड़ गई थी? सावरकर एक विवाद का विषय हो सकती है, वो वीर भी हो सकते हैं, माफी वीर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर उनका नाम तो वीर सावरकर नहीं है। उनका नाम तो जो है विनायक दामोदर सावरकर है। तो अगर जज साहब विनायक दामोदर सावरकर कहते तो समझ में आता था, लेकिन अगर वीर सावरकर लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, जो मीडिया में आया वही देख के बता रहा हूँ कि वीर सावरकर उसमें लिखा है अपने फैसले में। तो अगर वीर सावरकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वीर मान रहे हैं, मतलब ये आदेश भी पारित हो गया हाईकोर्ट से कि सावरकर वीर थे। इसको इसी तरीके से समझा जाए फिर, क्योंकि तो आदेश में लिख रहे हैं ना वीर सावरकर, तो ये मान लिया जाए फिर। तो यानी जज साहब जो है वो राहुल गांधी की सजा बरकरार रखते हुए एक और साथ में आदेश पारित कर रहे हैं कि अब सावरकर को वीर मान ही लिया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरीके से भी हो सकती है। बाकी वकील लोग जो उसकी न्यायिक व्याख्या करेंगे, हम तो जो पत्रकार होने के नाते जो है उसकी एक आम आदमी के नाते जो उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से समझा जाए। तो कुल मिला के राजीव जी जो है वो जो सवाल उठते रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई कि गुजरात में जो न्याय की प्रक्रिया है और उसी तरीके की उनकी आशा थी, हो सकता है उसकी आशा रही हो नहीं रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय की आसंदी पर बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत सी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, राग द्वेष और वैचारिक विचारधारा उससे ऊपर उठ जाता है, और उसके सामने जो है सिर्फ कानून होता है। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि इसमें नज़ीरें दी जाती हैं, कि पिछले एक मुकदमे में ये इस तरीके का आदेश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की फला नज़ीर है, सुप्रीम कोर्ट की फला नज़ीर है। तो उस आदेश में पता नहीं अभी तक कोई नज़ीर पेश की गई है कि नहीं पेश की गई है कि ये नज़ीर है वो नज़ीर है, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि उनके ऊपर 10 मुकदमे कायम हैं। अच्छा, पूरे में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो आपने कह दिया। अब पाकिस्तान में भी अगर कोई मुकदमा चल रहा हुआ राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने इमरान खान को यदि कभी गाली दे दी थी, तो उसको भी फिर इसमें शामिल किया जाएगा कि ये तो आदतन अपराधी है, इमरान खान को भी गाली देते रहते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की शामिल करना, मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की चीजें हैं जो कि इस आदेश में डाली गई हैं। सीधी बात की जा सकती थी कि इस मामले में इनकी सजा जो है वो बहाल की जाती है और इनकी याचिका खारिज की जाती है। 2 लाइन का आदेश होता, कोई चर्चा, कोई इस पर बहस ही नहीं होती, ना किसी तरीके के कोई सवाल उठते। जज साहब ने अपने जरिए जो है वो स्वयं जो है लोगों को ये मौका उपलब्ध करा दिया कि आप इस फैसले की जो है वो अपने तरीके से समीक्षा कीजिए, अपने तरीके से इसके निहितार्थ निकालिए। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर के अब बाकी चीजों की, लेकिन अब जो राजनीति इस पर चलेगी राजीव जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशानी में बढ़ेगी। और देखिए जिस तरीके से वो अपने चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे जा रही है, वो खुद मौका उपलब्ध करा रही है कि विपक्ष आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करे और भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियां हैं, जो उनकी चीजें, वो जनता के सामने लेकर के आए और खुल करके लेकर के आए। अगर आप महाराष्ट्र में जो है आप भोपाल में भाषण देने के बाद, और महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को जिनके आप जो घोटाले की घोषणा कर रहे थे, ये घोटाले हैं, उनको अगर आप शामिल करते हैं तो आपके भ्रष्टाचार के सवाल उठेंगे निश्चित तौर पे। राहुल गांधी अगर चले जाती है इस मामले में जेल, या इनको सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बहाल रहती है, मान लीजिए 1% की ऐसा होता है कि सजा बहाल रहती है, तो भी सवाल उठेंगे फिर कि कहा क्या गया था। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो राजीव जी इन सारी चीजों को लेकर के ये स्वतः जो है ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन जाएंगे। कोई दूसरा नहीं बनाएगा, विपक्ष इनको मुद्दे नहीं बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो अपने खिलाफ मुद्दे तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो प्रशांत जी बाबर कहते हैं कि डैशबोर्ड में कमी जो है, तो मुझे लगता है कि इस डैशबोर्ड में कहीं कोई वायरस जो है वो घुस गया है, जो मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है राजीव जी। ये डैशबोर्ड कौन सा है, किसके हाथ में रिमोट है इस डैशबोर्ड का, ये प्रशांत जी को शायद पता हो, बताएंगे जब उनके पास आएंगे तो। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि यहां से अब आगे कहां। विपक्षी एकता की बात हो रही है, राहुल गांधी की सजा बरकरार है, और अब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक जन अदालत की तरह सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में काम कर रहा है। वहाँ से राहुल गांधी को जो उनके पक्ष में मतलब फैसला आना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तब क्या स्थिति, इफ और बट वाली बात है, लेकिन तब क्या स्थिति आप देखते हैं। दूसरी तरफ एक राजनीति जो चल रही है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे प्रमोद अग्रवाल जी, कि जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण देते हैं और कल वही काम करते हुए उनकी पार्टी अगर दिखाई देती है तो जनता तो सब देख रही है ना, इतनी मूर्ख तो है नहीं। हम और आप और तमाम हमारे दर्शक साथी, हम सब इतने मूर्ख तो नहीं है कि अपने को समझ में नहीं आता हो, और इतने मूर्ख वो भी नहीं हैं जो गैस से, नाले के गैस से चाय तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ केरोसिन या किसी और चीज से चाय बना के बेचते हैं, वो भी इतने मूर्ख नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या ये माना जाए। और अपनी ही बातों में फंसती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी जो भाषण दे रहे थे उसमें कह रहे थे कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा,
आज भी कह रहे थे। तो नहीं छोड़ूंगा मतलब अपनी पार्टी में मिला लूंगा, ये माना जाए, क्योंकि लोग अब यही कहने लगे हैं कि नहीं छोड़ूंगा किसी को दूसरी पार्टी में, एक भी भ्रष्टाचारी को किसी दूसरी पार्टी में रहने नहीं दूंगा, अपनी पार्टी में लाकर और अच्छे पदों पर बैठाऊंगा, ये माना जाए खुले तौर पे। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और जो लोकतांत्रिक यहाँ की परंपराएं बनाई, उसमें उन्होंने जो प्रेशर पॉइंट्स ऐसे बनाए जिसमें से जो बनी हुई भाप है वो बाहर निकले और देश की संरचना न टूटे। आज मुझे लग रहा है कि देश में वो सारे स्तंभ ढह गए। अब आप ये सोचिए, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है, उसके अंदर भाप बनती है, बाहर निकलती है, तो प्रेशर को बाहर निकालती है। और जब ये अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स इसलिए होते हैं कि जिससे कि धरती के अंदर जो दबाव है अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ये विस्फोट होता है। आज स्थिति ऐसी बनती जा रही है। देखिए राजीव जी, आप मुझे बताएं, पैनलिस्ट इतने प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे बताएं, व्हाट्सएप पे जिस चीज का मैं सामना करता हूं, ये कहते हैं नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी क्योंकि हिंदू हैं इसलिए खराब नहीं। अब मैं कैसे एक शिक्षक के रूप में राजीव जी कैसे स्वीकार कर लूं कि ब्रिगेडियर उस्मान गलत आदमी थे, अब्दुल हमीद गलत आदमी थे, अशफाक उल्लाह गलत आदमी थे, सरदार भगत सिंह गलत आदमी थे क्योंकि ये हिंदू नहीं थे, ये मुसलमान और सिख थे। मैं कैसे इन भगोड़ों को जिन्होंने देश की संपदा को लूटा है, लेकिन अगर ये हिंदू थे, मैं इनका समर्थन कैसे कर दूं? तो जो ये एक व्यू रचना कर रहे हैं, देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मैं समझता हूं भारत माता को प्यार करने वाले एक भारत के पूत की तरह से मैं समझता हूं, ये डू एंड डाई की स्थिति है देश के लिए। और जो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, आज वो स्थिति है। अगर 2024 में देश की जनता ने विवेकपूर्ण निर्णय नहीं दिया, अगर दिया तो देश की अस्मिता बचेगी, देश की एकता और अखंडता बचेगी। लेकिन अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में देश चला गया, अभी तो प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के सिर पे पेशाब किया है। हम और आप जैसे लोग जो देश को प्यार करते हैं, जो देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, ये हमारे मुंह पे भी पेशाब करेंगे और हमसे कहेंगे कि अगर या तो पैर धुलवा लो वरना तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो भावना थी उसको बचाने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के देश को बनाने के लिए, चंद्रशेखर आजाद बचाने के लिए हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। और हमें ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये देश को जो टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ रहा है और कमजोर कर रहा है, इसको हराने के लिए हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हमें राजनीतिक पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कौन दुर्योधन है, कौन दुशासन है और कौन भगवान कृष्ण है। हमें भगवान कृष्ण के हाथ को मजबूत करना होगा और दुर्योधन, दुशासन जो नारियों के सम्मान के खिलाफ अपराध करते हैं और जो उनको कोई सजा नहीं होती, उनको हीनियस क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन एक प्रकार की राजनीतिक चुनावी रैली में किए हुए भाषण पे किसी आदमी को इतना बड़ा दंड दिया जाता है। अब ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम राष्ट्रहित में जो देश के उचित है वो करें और धर्म को जिताएं और अधर्म को हराएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजरें तो जरूर टिकी हुई हैं और वही यहाँ हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं, वही समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है आगे। अभी तक इंतजार ये था कि राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से क्या फैसला मिलता है, उनके पक्ष में आता है फैसला या उनके खिलाफ जाता है। यह फैसला जो है उनके खिलाफ गया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? राहुल गांधी निचली अदालत में कह चुके हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा दे दी। 2 साल की मैक्सिमम सजा जो होती है इस केस में, डिफामेशन के केस में या कहें तो मानहानि के केस में, वो सजा मिल गई, मैक्सिमम सजा। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि शायद मैं ही, और आप याद कीजिए कि ये बात वो लंदन में भी जाके कह चुके हैं, कैम्ब्रिज में भी कह चुके हैं, अमेरिका में भी कह चुके हैं कि शायद मैं अकेला हूं जिसको मैक्सिमम सजा, वो भी पहली बार में। ऐसा भी होता कि कोई इंसान इसी तरह के अपराध का आदी होता, ऐसे अपराध करता रहता तो एक बात होती। लेकिन आज जो फैसला आया है, उस फैसला में जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जज साहब ने ये लिखा है कि, और प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि आपने जो नज़ीर पेश की है वो आने वाले समय में
हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने 4 तरह, अगर फैसला आना है तो 4-10 तरह के और रिपोर्ट्स दाखिल करवा दे, ताकि जज साहब जब फैसला सुनाएं तो उसका जिक्र भी कर दें, और वो जो 4-10 तरह के जो रिपोर्ट्स हैं, FIR या जो भी हो, उसको भी एक बल मिले कि चलिए एक जज ने तो कह दिया, वो भी हाई कोर्ट के जज ने कह दिया। माफी चाहूंगा जज साहब, लेकिन चूंकि ये कोर्ट का मामला है और वहां भी विश्लेषण जरूरी है, ये लोकतंत्र है इसलिए भी जरूरी है। और जो बात आपने लिखी है वो एक बार पढ़ के अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिसमें फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं, राजनीति में शुचिता की जरूरत है, यहां तक कि इस केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ केस दर्ज हुए हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते द्वारा पुणे कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा, सजा सही और उचित है, निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। ये जज साहब का फैसला जो मीडिया में आया है, वो कॉपी हमारे पास नहीं है, फैसले की कॉपी जो फैसला मीडिया में है वही आप तक रख रहे हैं। मीनू जैन जी, यहाँ से अब उस पर भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी की बात भी हम लोग सुन लिए, लेकिन अब यहाँ से आगे राहुल गांधी की राजनीति, विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और इन सब के बीच मोदी जी की राजनीति कहाँ देखती? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी की जो राजनीति है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि जा रहे हैं, जैसा सुना है कि भाई कांग्रेस जा रही है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ, तो तब तक जो राहुल गांधी अब तक करते आ रहे थे, सड़कों पे घूम रहे हैं, जिसको कहते हैं आदमी सड़क का बने हुए हैं, सड़क के लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, वो यही करते रहेंगे, राहुल गांधी यही करते रहेंगे। और इसमें कांग्रेस की राजनीति जो होगी उसमें देखिए जो बात आ रही है कि विक्टिम कार्ड, देखिए इसमें कार्ड की बात ही नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेलना तो वो है कि जहां पे वास्तव में तो कुछ हुआ नहीं है आपके साथ बुरा और आप जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। यहाँ बहुत बुरा हो रहा है एक व्यक्ति के साथ, मतलब आप उसको इतनी बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हर सूरत में कोशिश कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को डेफिनेटली इस बात को उठाना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी ने, मैं तो आज कहती हूँ इस घोषणा, इस फैसले के बाद अगर राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पे, चाहे उन्होंने इस बात को उठाया था या नहीं उठाया था, मैं कहती हूँ अब उठाया जाना चाहिए इस बात को कि यहाँ लोकतंत्र का और विपक्ष का क्या हाल है। लोकतंत्र में विपक्ष जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है लोकतंत्र का, कि उसको किस तरीके से चुप कराने की, उसको किस तरह से उसका गला घोटने की, आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि राहुल गांधी अगर इससे आउट हो जाते हैं, समझिए, आप मानिए, आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी इलेक्शन आने के नजदीक तक भी नहीं आ पाता है, तो क्या स्थिति होगी? क्या मतलब जो आज का हाईकोर्ट का फैसला, उस हिसाब से तो राहुल गांधी ना तो कोई उसमें बोल सकते हैं, संसद में नहीं बोल सकते वो अपनी बात रखने के लिए, वो किसी पद पे नहीं है, किस हैसियत से बोले। हालांकि राहुल गांधी स्टार कैंपेनर अभी भी रहेंगे, कांग्रेस के जो जितने भी चुनाव प्रचार होंगे उनमें स्टार कैंपेनर रहेंगे, लेकिन एक तलवार लटकी हुई है सिर के ऊपर। और जो बात आ रही है कि राहुल गांधी जेल चले जाए, मैं बहुत देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि चले जाए, गांधी जी ने भी जुर्माना भरने से मना कर दिया था। अरे भाई, गुजरात की जेल में जाना, मैं शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती हूँ, आप समझ लीजिए, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स कर लें कि गुजरात की जेल में जाना मतलब डैश 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 डैश। तो ये चीज कहना आसान है, तो कि राहुल गांधी जेल चले जाए, और क्यों चले जाए, क्या कर दिया है राहुल गांधी ने? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है बराबरी का, तो जो आज तक जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी, कांग्रेस की विधवा, और जो इस तरह के जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, उनका भी सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट, और तब करे न्याय कि आ जाइए, सबके लिए आइए, अब सब लाइए, सारे विपक्षी दल और सारे सत्तारूढ़ दल अब अपनी याचिकाएं डालें, उसके बेस पे हम न्याय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को भी मौका दे कहने का
कि भाई ये जुमले इन्होंने उछाल रखे हैं, अश्लील जुमले। एक स्त्री को आप जर्सी गाय कह रहे हैं, कितनी नीचता भरा कमेंट आपने दिया है, और उसके ऊपर आप ठेकेदार लंबरदार बन रहे हैं। क्या आप नैतिकता के लंबरदार हैं? और वो नीरव मोदी की रही जो बात, वो तो जैन है। नीरव मोदी तो जैन है, कहां से आ गया पिछड़ी जाति का वो? और मोदी पहले भी हम आप क्या कह चुके हैं आपकी इसी चैनल पे कि मोदी जो है वो महाराष्ट्र गुजरात में भी होते हैं और राजस्थान में भी होते हैं, और मोदी जो है जैन भी होते हैं, पिछड़ी जाति के भी होते हैं और पारसी भी होते हैं। तो कौन कौन से मोदी की, जरा ये तो डिफाइन कर देते कि भाई कौन कौन से मोदी की आहत, कौन कौन से वाले की आहत हुई है और कौन से वाले की नहीं हुई है भावना आहत। मतलब सोनिया गांधी की कोई भावना नहीं है, सोनिया गांधी पत्थर की बनी हुई है, राहुल गांधी पत्थर का बना हुआ है, उसकी कोई भावना नहीं है। आप उसको मर्जी जो मर्जी आई चॉइसेस ऑफ एक्सप्लेटिव्स आप यूज करें। और जो प्रशांत टंडन जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि गुजरात की जो न्यायपालिका है उसकी स्थिति का संज्ञान ले कि हो क्या रहा है वहां पे, उस हिसाब से तो लगता है कि गुजरात की जनता ने जो 156 सीटें दी है वो किस कारण से दी होंगी। आज समझ में आता है कि किस चीज का साम्राज्य है वहां पे। तो ये और जो इनका असली मकसद है, देखिए मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुकी हूं कि इनका 2024 के इलेक्शन से पहले सारे विपक्षी नेताओं को, जो मुख्य नेता है उनके फर्स्ट लाइन, उनको जेल में भेजने का इनका प्रोग्राम है। उसमें सब जाएंगे, आप ये मान के चलिए। और रही बात ये भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी की कि आज फिर छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जब मध्य प्रदेश में बोले और उसके अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन इन्होंने महाराष्ट्र में इतने सारे भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोपों वाले नेताओं को अपनी सरकार में शामिल कर लिया, और उसकी खूब लानत मलानत हो रही है। जब से मीडिया में सब बोल रहे हैं कि कैसे मोदी जी ने उन भ्रष्टाचारियों को पाक साफ मान के अपनी महाराष्ट्र की सरकार, भाजपा सरकार में शामिल कर लिया, और उसके बाद फिर मोदी जी छत्तीसगढ़ में वही बात दोहरा रहे हैं। तो कहीं मोदी जी को कोई सेलेक्टिव डिमेंशिया तो नहीं हो गया है कि भूल जाते हो बात कह के, या यही भूल जाते हैं कि मैंने अभी कल महाराष्ट्र में शामिल कर रहे हैं भ्रष्टाचारी अपने मंत्रिमंडल में, और वो छत्तीसगढ़ में फिर कहने लगे उसी बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भूलने की बीमारी तो नहीं होगी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ